अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे और वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ डीसी सर्किट्स। उसके हम एमसीक्यूज़ स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। तो पहला एमसीक्यू जो डीसी सर्किट का है वो ये है कि किरचॉफ लॉ आर यूज़फुल इन डिटरमाइनिंग। आपने किरचॉफ के रूल्स पढ़े होंगे, लॉज पढ़े होंगे। उसके दो लॉज हैं, एक को कहते हैं केसीएल जो कि करंट को डिस्कस करता है और दूसरा है केवीएल जो कि वोल्टेज को डिस्कस करता है। तो ये कह रहे हैं कि किरचॉफ जो है उसके रूल्स या लॉज जो हैं वो क्या निकालने के काम आते हैं। ठीक है, तो पहला लिखा हुआ है यहाँ पे करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट निकालने के काम आते हैं। तो इसका जवाब है सिर्फ करंट निकालने के काम नहीं आते, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, पावर इन द सर्किट, पावर निकालने के काम भी नहीं आते किरचॉफ के जो रूल्स हैं। ओनली ईएमएफ इन अ सर्किट, ईएमएफ के निकालने के काम आते हैं, लेकिन सिर्फ ईएमएफ के निकालने के काम नहीं आते। तो तीन ऑप्शंस तो ये रॉन्ग हो गए। चौथा ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप्स। ईएमएफ तो निकालने के काम आते हैं, लेकिन साथ साथ वोल्टेज ड्रॉप निकालने के भी काम आते हैं। तो इसका मतलब जो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये पहले का मैं लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी क्या है? ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो ये तो हो गया 1। अब आ जाए 2 पे। 2 क्या कहता है? 2 कहता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज, ये कह रहे हैं सुपर कंडक्टर जो होता है उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। इसका पहला ऑप्शन है फाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होती है, चेंज विद एवरी कंडक्टर है, या फिर जीरो है। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में कि सुपर कंडक्टर जो होता है उसको एक सर्टेन लेवल तक कूल किया जाता है, इसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर पे इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है इसकी रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है कि सुपर कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी होती है, तो इसका आंसर है इट हैज़ जीरो रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन डी है ये, तो ऑप्शन डी है और इसका है जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाए एमसीक्यू नंबर 3 पे। चैप्टर का नाम है डीसी सर्किट। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 3, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज। स्टूडेंट्स आपने जब करंट का टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें रेजिस्टेंस तो लाजमी आता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो है इज द अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, करंट के रास्ते में कोई भी चीज़ अपोज करे, कोई भी चीज़ अगेंस्ट में आ जाए, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा, मतलब रेजिस्टेंस का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा? तो ये कह रहे हैं कंडक्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, रेजोनेंस है और कैपेसिटेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए है कंडक्टेंस। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस के। ठीक है स्टूडेंट्स, के को यहाँ कंडक्टेंस कहते हैं, तो रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इसका आंसर है और कंडक्टेंस है ऑप्शन नंबर 1 ए है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कंडक्टेंस। अच्छा जी, 4 क्या है? 4 है कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? मतलब ग्राफ जब हम ओम्स लॉ का बनाते हैं तो किस तरह का ग्राफ वो बनता है। तो पहला है पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स या स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स आपको पता है ओमिक कंडक्टर के बारे में आपने सुना होगा। ओमिक कंडक्टर वो तमाम कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं या फिर जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। ओम्स लॉ क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है अगर हम बढ़ाएं तो साथ साथ करंट भी क्या हो? इंक्रीज हो। तो दोनों जो हैं कौन से प्रोपोर्शनल हो गए? प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमें पता है, आप 10th में पढ़ चुके हैं कैसा बनता है। ना तो हाइपरबोला होता है, ना पैराबोला होता है, ना इलिप्स होता है। ठीक है, तो कौन सा बनता है? तो स्ट्रेट लाइन हमारा ये आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन कब होता है? जब दो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी, अब आ जाएं 5 पे। 5 क्या है? 5 ये है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ अ वायर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड। ये कह रहे हैं कि एक वायर है, उसके एंड पे हम कोई भी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर हम बढ़ा दें, अगर हम डबल कर दें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी।
तो जो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अगेंस्ट में मूव करता है। जैसा कि मैं यहाँ कंडक्टर बनाता हूँ, ये हमने बनाया कंडक्टर, तो ये फर्ज करें इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही हमने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कहाँ तक जाती है, नेगेटिव की तरफ जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कह रहे हैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बढ़ा दें, कितना बढ़ाएं, 2 गुना बढ़ा दें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना बढ़ेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना बढ़ेगी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जो कि होता है E/m और V/L, और यहाँ पे आ जाता है टाइम। ठीक है, ये तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और m का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, बाकी लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, और ये टाइम होता है। ठीक है, और v क्या होता है, v पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट्स और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखिए ये भी v है, ये भी v है, ये वेलोसिटी है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस और वेलोसिटी दोनों क्या है, आमने सामने है, और आमने सामने वाली चीज़ क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ये है बी, डबल्ड। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, अब आ जाए एमसीक्यूज नंबर 6 पे। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय। स्टूडेंट्स, एक तो होती है रेजिस्टेंस और एक होती है इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है कि एक बैटरी है, उस पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट, कि वो 12 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो प्रोवाइड करेगी। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब बैटरी में से करंट फ्लो ना करे, जब बैटरी में से करंट ड्रॉ ना हो, तो वो 12 वोल्ट की बैटरी होगी। जैसे ही करंट ड्रॉ हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव हुए, तो 12 वोल्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आपको पता होगा, प्लेट्स लगी हुई होती हैं, और जब करंट फ्लो करता है तो पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या, किसकी ज़रूरत पड़ती है, मतलब क्या पेश आता है उसको रेजिस्टेंस पेश आती है। तो बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है, उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये ऑप्शन है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय। कौन ऑफर्ड करता है, देखें कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, कंडक्टर है, इन तीनों में तो 3 नहीं हो सकते, क्योंकि अभी बैटरी की बात की है मैंने। तो चौथा ऑप्शन है सोर्स ऑफ EMF। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आ गया ऑप्शन नंबर डी, सोर्स ऑफ EMF। अच्छा जी, अब अगला देखते हैं एमसीक्यू नंबर 7। क्या कह रहे हैं ये, पावर डेसिपेशन इन अ रेजिस्टर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग विच फार्मूला। ये कह रहे हैं पावर जो कि डेसिपेट होती है, जो कि वेस्ट हो जाती है, जो कि खर्च हो जाती है रेजिस्टेंस के अंदर से, तो वो हम कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला फार्मूला है V²/R, दूसरा है I²R, तीसरा है VI, और चौथा है P = R V × I। स्टूडेंट्स, वैसे तो ये शुरू के जो 3 फार्मूले हैं, इससे हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, पावर डेसिपेशन निकाल सकते हैं। लेकिन जो वैसे तो तीनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो है ए या बी में से, मतलब दोनों एक ही हैं वैसे तो, ए कह लें, बी कह लें, या फिर सी कह लें, क्योंकि ये तीनों फार्मूले इंटर रिलेटेड हैं। तो हम जो लिखेंगे बुक में वही लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए लिख देते हैं। ठीक है, जो कि है हमारा V²/R, थोड़ा सा अजीब सा एमसीक्यू है ये, और दूसरा है P²/R, P = क्या है दूसरा, I²R। वैसे तीसरा भी सही है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा अजीब सा दिया हुआ ये, तो इसको रहने दें, या फिर इसके 2 ऑप्शंस करेक्ट कर लें, P = V²/R, P = I²R। वैसे एक और फार्मूला भी है VP = VI, वो भी दिया हुआ है। तीनों से हम क्या निकाल सकते हैं, पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाए एमसीक्यू नंबर 8 पे। व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर प्राइमरीली यूज्ड फॉर। पोटेंशियोमीटर किस लिए यूज होता है, आपको पता होगा, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, पोटेंशियल मालूम करने के लिए। और पोटेंशियल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हो या फिर वोल्टेज हो, वो मालूम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक करंट, जो कि गलत है। इलेक्ट्रिक चार्ज गलत है। सी है वोल्टेज, जी बिल्कुल यही इसका आंसर है कि मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो 8 का आ गया मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये है ऑप्शन नंबर सी,
यहाँ मैं लिख देता हूँ सी। अब आ जाए 9th पे, सेकंड लास्ट, क्या कह रहे हैं ये, अ हीट सेंसिटिव डिवाइस हुज रेजिस्टिविटी चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। ये कह रहे हैं कि वो कौन सी डिवाइस है जिसकी जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज हो जाती है टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने से। अगर आपने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हो तो उसमें एक डिवाइस थी जिसको हम कहते थे थर्मिस्टर। थर्मिस्टर बेसिकली क्या होता है, थर्मिस्टर का मतलब है, होता तो ये रेजिस्टर ही है, लेकिन इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, थर्मल प्रॉपर्टी पे। थर्मल प्रॉपर्टी का मतलब हीट पे, टेम्परेचर पे इसकी डिपेंड करती है। टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने से इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो कम ज़्यादा होती है। तो ये इसको कहते हैं हम लोग हीट सेंसिटिव डिवाइस। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, इसका आंसर है थर्मिस्टर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है, 10, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर। ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स एक वायर है जिसका यूनिफॉर्म एरिया है, ये एरिया, ठीक है, कितना है, ए है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो एल है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर है। आगे कह रहे हैं कि कट इनटू 2 पार्ट्स। अगर हम इस वायर को 2 पार्ट्स में क्या करें, कट करें। देखिए मैंने 2 पार्ट्स में यहाँ क्या किया, कट कर दिया। अब हुआ क्या, देखिए लेंथ तो पहले एल थी, अब लेंथ क्या हो गई, हाफ हो गई। देखिए हाफ ये रही, हाफ ये रही, तो अब फॉर्मूला होगा L/2, ये भी हो जाएगा L/2, मतलब हाफ लेंथ और हाफ लेंथ कितनी हो गई, वही ओरिजिनल लेंथ बन गई। रेजिस्टेंस वही रहेगा, ठीक है, और एरिया देखें, एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एरिया पहले भी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले भी ए था, अभी भी क्या है, ए है। तो कह रहे हैं द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट इज, इन दोनों पार्ट्स की इस कंडक्टर को कट करने के बाद रेजिस्टिविटी कितनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं। रेजिस्टिविटी का आप अगर बल्कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रॉ L/A। ए का मतलब एरिया, एल का मतलब लेंथ, आर का मतलब रेजिस्टेंस, और ये रॉ का साइन है, इसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी जो है यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है। और ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब देखें यहाँ पे टेम्परेचर की तो बात ही नहीं हुई, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसलिए रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरी चीज़, मटेरियल यहाँ पे सेम है। देखें यही वायर था, इसको हमने 2 पीसेस में कट कर दिया, तो मटेरियल भी चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो क्या है, वो है लास्ट ऑप्शन, दैट इज डी। और क्या है, रिमेन सेम। तो स्टूडेंट्स ये MCQs थे जो कि चैप्टर नंबर 10 DC सर्किट्स के थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।